गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका हिंदी का सैम्पल पेपर देखेंगे, जो कि आपका विद सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सैम्पल पेपर है ये आपका प्री बोर्ड के एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम दोनों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बाकी भी सब्जेक्ट्स के चैनल पे मेरे अपलोड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहती है। सबसे पहले आपको दो सेक्शन में आपका ये पेपर डिवाइड है। खंड का, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन MCQ में ही मिलेंगे। सबसे पहले गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। तो छोटा सा गद्यांश है, इसे पढ़ेंगे तभी हम थोड़ा आंसर कर पाएंगे। 2 मिनट के से कम समय लगेगा हमें इसे पढ़ने में। प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग हैं, यानी जहाँ पे प्रजा राज करती है उसे ये 3 मुख्य अंग हैं। इसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र भी कह सकते हैं, यानी लोगों द्वारा शासन। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। प्रजातंत्र की सार्थकता एवं दृढ़ता को ध्यान में रखते हुए, जनता के प्रहरी होने की भूमिका को देखते हुए मीडिया, दृश्य, श्रव्य और मुद्रित को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। यानी मीडिया को हमने चौथा स्तंभ दे दिया है। समाचार माध्यम या मीडिया को पिछले वर्षों में पत्रकारों में समाचार पत्रों से एक विश्वसनीयता प्रदान की है और इसी कारण से मीडिया एक अलग शक्ति के रूप में उभरा है। कार्यपालिका, विधायिका की समस्याओं, कार्यप्रणाली, विसंगतियों की चर्चा प्राय होती है और सर्वसाधारण में विशेष के विषय में रहते ही है। इससे समाचार पत्र, रेडियो और टीवी समाचार अपनी टिप्पणी के कारण बच्चों को और बढ़ाने में योगदान करता है। पर न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उनके बारे में चर्चा कम होती है। ऐसा केवल देश में नहीं, अन्य देशों में कमोवेश यही स्थिति है। स्वराज प्राप्ति के बाद एक लिखित संविधान के देश में लागू होने के उपरांत लोकतंत्र के 3 अंगों के कर्तव्यों, अधिकारों, दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा है कि तीनों अंग परस्पर तालमेल से कार्य को महसूस करता है कि न्यायपालिका भी अधिक पारदर्शिता हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़े। जिस देश में पंचों का परस्पर मानने की परंपरा है, वहाँ न्यायमूर्तियों पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यहाँ पे इसी पर आधारित प्रश्न है, कार्यपालिका विधायिका के मुकाबले महत्वपूर्ण होने के बावजूद क्या न्यायपालिका में विश्वसनीय और पारदर्शी नहीं रही? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा है, पर इसमें आपका एक और ऑप्शन आएगा, लोकतंत्र में न्यायपालिका की चर्चा कम होती है। ऐसा नहीं है, न्यायपालिका को प्रतिष्ठा और सम्मान ढल चुका है। तो यस, ऐसा है आपका। न्यायमूर्तियों परमेश्वर माना जा रहा है, तो ये भी नहीं है आपका। इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ही बातों को बताता है, तो आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया है, तो इसमें आपका क ऑप्शन आ जाएगा। जनता में अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में किसका योगदान है? मीडिया का ही है। गद्यांश के आधार पर आपको बताना है मीडिया के कितने अंग है? दृश्य है, श्रव्य भी है और मुद्रित भी है, यानी ये तीनों ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको दे रखा है मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। प्रजातंत्र सार्थक और दृढ़ बनाने में मीडिया का सहयोग है। तो यस, आपका जो कथन है वो भी सही है, कारण भी सही है और दोनों सही व्याख्या भी है। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे पद्यांश दे रखे हैं, 2 पद्यांश दे रखे हैं, अथवा में भी है। आपको ये वाला करना है या वो वाला करना है, पर दोनों के यहाँ ही आंसर मैं करवाऊंगी। आप दोनों पढ़ सकते हैं और जिसे स्किप करना है वो स्किप भी कर सकते हैं। वह मधुर यमुना की जिसमें सिंघन ढंग का जल बहा है, वह मधुर ब्रजभूमि जिसको कृष्ण ने ओढ़ने भरा है। स्वप्न में भी नाम सिर का धड़कने लगता है हृदय है, मधुर मथुरा में ना जाने कौन सा जादू भरा है। उमड़ पड़ता है हृदय से प्रबलतम आह्लाद सहसा, आज मथुरा की ना जाने आ गई क्यों याद सहसा। सामने है सिंधु फैला और नभ निस्मी ऊपर, किंतु वह अति दूर मथुरा हो रही है दृष्टि गोचर। और यमुना जल दिखाई पड़ रहा है सिंधु में भी, क्या पता वह जल जल्दी में आ गया हो आज बहकर। हाय रे दुर्भाग्य मेरा क्यों हुआ अवसाद सहसा, आज मथुरा की ना जाने आ गई क्यों याद सहसा। अब यहाँ पे आपको इसी पर प्रश्न दे रखे, हाय रे दुर्भाग्य मेरा, ये दुखी भाव कवि के मन में आया होगा क्योंकि कवि यमुना और सिंदूर से दूर हो गया है, या फिर कवि मथुरा से दूर हो गया, तो कवि मथुरा से दूर हो गया है, कवि मथुरा सिंदूर से दूर हो गया है,
कभी मथुरा और यमुना से दूर हो गया। तो आप देखिए मथुरा से दूर होगा तो ऑफकोर्स यमुना और संदर्भ से भी हो रहेगा। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी केवल कथन सही है, ग आपका ऑप्शन करेक्ट है। कवि को क्यों लगता है कि मथुरा में कोई जादू है? यहाँ वहाँ यमुना है इसलिए, वहाँ कृष्ण भूमि है इसलिए, मथुरा का नाम सुनते ही मन में आह्लाद होता है तो यस, इसलिए उसमें जादू है। कवि मथुरा की किन चीज़ों को विशेष रूप से याद कर रहा है? यमुना नदी को, मथुरा की कृष्ण भूमि और कृष्ण भूमि होने को, कृष्णा के यमुना के ऊपर खेले फैले आकाश को। तो घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी को भी और मथुरा में के कृष्ण भूमि होने के कारण। तो इसमें आपका क और ख ऑप्शन यानी घ ऑप्शन करेक्ट है। कवि को किससे देखकर मथुरा और यमुना की याद आती है? कवि को समुद्र को देखकर, आकाश को देखकर, ब्रजभूमि को देखकर या पानी को देखकर? तो समुद्र को देखकर उन्हें मथुरा और यमुना की याद आ जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि के बेचैन मन की स्थिति को दर्शाने वाला सही विकल्प चुनिए। मधुर मथुरा नाम सुनकर कवि का हृदय धड़कने लगता है, या फिर यानी कवि के बेचैन मन की स्थिति है ना, तो ये हो जाएगा। सागर को देखकर कवि की ब्रजभूमि की याद सताने लगती है, तो ये तो नहीं होगा। सागर के जल में कवि को यमुना और मथुरा दिखाई पड़ते हैं, तो यस ये सही है। कवि के सामने नभ फैला और यमुना साक्षात दृष्टि में पड़ गई है, तो इसमें आपका जो कथन फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो खा सही रहेगा। अथवा का क्वेश्चन है, या फिर वो वाला करना है आपको या फिर ये वाला। हो मन के अनुकूल उसे ही सुख कहते हैं, मन से जो प्रतिकूल उसे ही दुख कहते हैं। गमनागमन किया करते हैं इच्छा के वाहन में, आते हैं जाते हैं सुख दुख इस जीवन में। दूल्हे जैसा सर्व प्रतीक्षित सुख आता है, अनचाहे मेहमान सरी का दुख जाता है। एक गया तो दूजा आया, पड़े ना उलझन में, आते हैं जाते हैं सुख दुख इस जीवन में। सुख फूलों सा मनमोहक सुंदर दिखता है, और दुख आता है तो कांटों सा चुभता है। एक हंसाता एक रुलाता कर्मश मन के मन में, आते हैं जाते हैं सुख दुख इस जीवन में। दोनों का ही कुछ स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और किसी का कुछ भी स्थायित्व नहीं है। दुख भोगा सुख की तलाश में, मिला न तन धन में, आते जाते सुख दुख इस जीवन में। तो अब देखिए बहुत अच्छी और प्यारी पोएम थी ये। इसी पोएम के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। कवि हमें उलझन में ना पड़ने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सुख फूलों जैसा मनमोहक दिखता है, तो ये तो ठीक है, पर ये रीज़न करेक्ट नहीं है, यानी ये तो नहीं होगा। मानव जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, तो यस ये करेक्ट है। एक दूल्हे जैसा आता है और एक अनचाहे मेहमान जैसा चला जाता है, तो यस ये भी करेक्ट है। सुख दुख का दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, तो इसमें आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि ने सुख को दूल्हे जैसा सर्व प्रतिष्ठित कहा गया है, क्योंकि सुख दूल्हे की तरह आकर्षक लगता है? नहीं, दूल्हा एक निश्चित उम्र पर पहुंचते ही मिलता है और सुख भी निश्चित समय पर मिलता है, ऐसा भी नहीं कहा। विवाह के समय जब लोग जिस प्रकार दूल्हे की प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह लोग जीवन में सुख की प्रतीक्षा करते हैं, तो यस ये वाला ट्रू है। दूल्हे के लिए जिस प्रकार की भावनाएं मन में होती है, जैसी भावनाएं सुख की कामना करने वालों के मन में होती है। तो अब देखिए घ भी सही है, पर आपका ग ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है, काव्यांश के अनुसार सुख दुख का वाहन क्या है? मन और तन मन, इच्छा या प्रतीक्षा? तो सुख दुख का वाहन है इच्छा हमारी। कवि के अनुसार मनुष्य दुख क्यों भोगता है? अभावों के कारण, सुख की तलाश में भागने के कारण, अब धन संबंधी के पीछे भागने के कारण, या अपने लोगों को कष्ट होने के कारण। तो कवि के अनुसार जो मनुष्य है वो दुख इसलिए भोगता है क्योंकि वो अपने ही लोगों से कष्ट होने के कारण दुख भोगता है। पांचवा प्रश्न है, जीवन में सुख और दुख दोनों का बराबर स्थायित्व है। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, तो आप देखिए सुख और दुख का दोनों का बराबर स्थायित्व है, तो अब देखिए दोनों का बराबर स्थायित्व नहीं है, इसमें आपका इसमें क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, जो कि रचना के आधार पर वाक्य भेद है। वह घर गया और काम में लग गया। पहले मैं बताती हूँ, रचना के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं, सरल, संयुक्त और आपका मिश्रित। तो सरल वाक्य जिसमें एक ही सेंटेंस यानी कर्ता एक और कर्ता के अनुसार ही क्रिया चले, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, वो हमारा सरल वाक्य होता है। और
इसमें एक ही बार में सेंटेंस खत्म। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, और से जुड़ा, और, अथवा, या, व, इन सब से जुड़ा होता है। मिश्रित वाक्य में जो, तो, ये सब भी लगता है, कॉमा लगता है, और पहला वाक्य हमारा दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। अब हम इसे इजीली कर लेंगे। वह घर गया और काम में लग गया। यहाँ पे दो वाक्य यानी संयुक्त है, ये और से जुड़ा है। सरल वाक्य में बदलना है, यानी वह घर गया, वह घर जाके काम करने लगा। हम यही कर सकते हैं, वह घर जाते ही काम करने लग गया। जैसे ही वह घर पहुंचा काम में लग गया, ये तो नहीं होगा, ये तो मिश्रित वाक्य है। वह घर गया ताकि काम में लग सके, तो यहाँ पे ताकि लग गया, यानी ये भी दो सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा। काम करने के लिए वह घर चला गया, यहाँ पे सेंटेंस ही उल्टा हो गया, ये तो गलत है। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा क ऑप्शन। सड़क पार करता हुआ व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। वह व्यक्ति सड़क पार कर रहा था जो, और बस से, ये तो संयुक्त हो गया, और लग गया, तो ये तो नहीं होगा। जो व्यक्ति सड़क पार कर रहा था वह बस से टकराकर मर गया। व्यक्ति मर गया जो सड़क पार करते हुए बस से टकरा गया था, तो ये भी गलत है। सेम वही सेंटेंस लिखा है, वह व्यक्ति बस से टकरा गया और मर गया जो सड़क पार कर रहा था, और लगा, ये भी गलत है। तो इसमें आप देखिए ख वाला ऑप्शन ही करेक्ट था, तो इसमें आपका ख ही हो जाएगा, क्योंकि कॉमा लगा और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है। तो तीसरा है हमारा, परीक्षा करने से छात्र जीवन में सफल होते हैं। एक फुल अपना सेंटेंस है, आपको संयुक्त यानी दो वाक्य में और जिस बीच में और, अथवा, या, व, इसलिए ये सब आना चाहिए, संयुक्त वाक्य में डालना है। परिश्रम करने वाले छात्र जीवन में सफल होते हैं, सेम वही सेंटेंस दे रखा है, और ये सरल वाक्य है। जीवन में सफल होने वाले छात्र परिश्रम करते हैं, सरल ही है। छात्र परिश्रम करते हैं इसलिए वह जीवन में सफल होते हैं, तो छात्र परिश्रम करते हैं एक सेंटेंस, इसलिए वह जीवन में सफल होते हैं दूसरा सेंटेंस, ये हो सकता है हमारा। यदि छात्रों को जीवन में सफल होना है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, ये हमारा विकसित हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्य में मिश्र वाक्य पहचानना है आपको। तो मिश्र वाक्य आपको देखना है, ये घर मेरी माताजी और पिताजी ने मेहनत से बनाया, तो और लग गया, एक सेंटेंस ही है, एक सेंटेंस ही है, ये तो संयुक्त हो गया, ये तो गलत है। मिश्र वाक्य हमें ढूंढना है। नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी ये हमारा मिश्र वाक्य का, ये तो करेक्ट है। यह वही शहर है जिसे पिंकी सिटी कहा जाता है, यानी ये भी हमारा अपने आप में एक ये वाक्य इस वाक्य पर आश्रित है, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। जब तक उसे इस बात का पता नहीं था तब तक वह निश्चित था। तो आप देखिए तीनों ही हमारे मिश्रित वाक्य, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों ही मिश्रित वाक्य, इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लर हो गया है, पर कोई बात नहीं, बस ये एक पेज ही होगा। अगर वह वक्त पर पहुँचता तो उसे गाड़ी मिल जाती। मैं बोल रही हूँ, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर वह वक्त पर पहुँचता तो उसे गाड़ी मिल जाती, तो आप देखिए ये मिश्र वाक्य है। अगर वो वक्त पर पहुँचता, एक पहला वाक्य, तो उसे गाड़ी मिल जाती है, यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो ये पहला वाक्य फर्स्ट पे जाएगा। ये मेरा कमरा है और वह मेरे भैया का कमरा है, ये मेरा कमरा है और वह मेरे भैया, और लग गया, तो ये संयुक्त वाक्य फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड हमारा थर्ड से हो जाएगा। बच्चा रो रो कर सो गया, तो ये हमारा सरल वाक्य है, यानी फर्स्ट हमारा फर्स्ट पर ही गया, सेकंड हमारा थर्ड पर गया, और थर्ड हमारा सेकंड पर गया। इसमें आपका जो घ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको वाच्य बताने। अब वाच्य के लिए भी मैं आपको थोड़ा अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य को पहचानने के लिए हम ने यूज़ करते हैं, कर्मवाच्य को पहचानने के लिए हम अगर सेंटेंस में द्वारा लग गया है, और भाववाच्य को लिए नहीं किया जा सकता, या मतलब ना जाता लगे। अब कृतवाच्य में हमारा जो कर्ता होता है उसी के अकॉर्डिंग क्रिया चलती है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम खा रहा है, अगर राम खाना खा रही तो नहीं होगा ना, राम तो लड़का है, तो कर्ता के अनुसार इसमें क्रिया चलती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, और भाववाच्य में हम एक भाव स्पष्ट होता है, यानी हम वो काम नहीं कर पाते, ऐसा स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है उसने सबको संभाला नहीं जाता, यानी उससे सबको संभाला नहीं जाता। यहाँ पे आप देखिए एक भाव हो रहा है, संभाला नहीं जाता, नहीं लग गया तो भाववाच्य। नेक्स्ट, दीवार बना ली गई है, तो ये आपका क्या है, एकदम कृतवाच्य है। हमारी दीवार के अकॉर्डिंग हमारी गई, यानी क्रिया चल रही है, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया।
पंछी आकाश में उड़ गए। तो यहाँ पे आप देखिए पंछी आकाश में उड़ गए, यानी कर्म के अकॉर्डिंग चल रही है क्रिया। तो यहाँ पे यानी अगर हम पंछी की जगह कुछ और भी लिखते हैं तो आकाश में उड़ गए ऑफ कोर्स पंछी उड़ गए, तो कर्मवाच्य, यानी फर्स्ट हमारा सेकंड, सेकंड हमारा फर्स्ट और थर्ड हमारा थर्ड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मजदूर पेड़ काटेंगे कर्मवाच्य में बदलिए। तो मजदूर पेड़ काटेंगे यानी मजदूर के द्वारा पेड़ काटा जाएगा। मैंने कहा था ना द्वारा लगेगा, तो इसमें आपका क ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। मजदूर के द्वारा पेड़ काट जाएंगे। मजदूर से पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ मजदूर के द्वारा काटे जाएंगे, तो सेंटेंस ही उल्टा हो गया। पेड़ कैसे काट सकते हैं मजदूर को, मजदूर ने पेड़ काटे, तो ये भी गलत है। कर्मवाच्य यानी द्वारा ज़रूर लगेगा, ज़रूर नहीं मतलब आपका ज़्यादातर सेंटेंस में लगता है। तुम पढ़ नहीं सकते, आपको भाववाच्य बनाना, तुम्हें पढ़ा नहीं जा सकता या तुम पढ़ा नहीं जाता। तुम पढ़ सकते हो, ये तो सेंटेंस ही गलत है। तुम पाठ नहीं पढ़ सकते, पाठ तो है ही नहीं। तुमसे पढ़ा नहीं जाता, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा लग गया यानी ये तो कर्म हो जाएगा, ये भी गलत। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है, इससे आपको कृतवाच्य यानी द्वारा यानी ये कर्मवाच्य, आपको कृतवाच्य में बदलना है। कृत में ने हम यूज़ करते हैं, तो बालक ने पत्र लिखा, ऑफकोर्स ये लिख सकते हैं। बालक से पत्र लिखा नहीं जाता है, नहीं शब्द तो है ही नहीं। बालक पत्र लिखता है, ये भी नहीं होगा। बालक पत्र लिखेगा नहीं, वो लिख चुका है। लिखा जाता है यानी लिख रहा है, यानी बालक ने पत्र लिख चुका है। इसमें आपका घ ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, इसमें आपको बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है यानी वो लिख रहा है, तो यानी बालक पत्र लिखता है, इसमें ख ऑप्शन आ जाएगा। अगर वो लिख चुका होता तो हमारा ये आता। यानी ये भी ज़रूरी नहीं है कि ने हमारा हर बार कंपलसरी होता है ज़्यादातर सेंटेंस में, यानी पर मैंडेटरी नहीं है कि हर सेंटेंस में होगा। पांचवा प्रश्न है मैं कल विद्यालय गया था, वाच्य का भेद बताइए। तो मैं कल विद्यालय गया था, मैं कल विद्यालय गया था यानी कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया चल रही है। मैं गया था, मैं गई थी तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो इसमें आपका कर्तवाच्य आ जाएगा। नेक्स्ट है पद परिचय बताने, आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। पद परिचय 5 दे रखे हैं, आपको केवल 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। पद परिचय हमारा है उस मंजर को देख हम हक्के बक्के रह गए। आपको पद परिचय बताना है उसका। उस क्या है हमारा एक सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है किसका, तो आप देखिए ये भी सर्वनामिक विशेषण है, ये भी सर्वनामिक है, ये भी सर्वनामिक है और ये भी सर्वनामिक है, तो हमारे चारों सर्वनामिक है। ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सब में सेम ही है। अब उस मंजर को देख हम सब बक्के रह गए, यानी उस मंजर को देख, उस यानी उस जो है वो एक ही है, यानी एक वचन होगा। बहुवचन वाले कट गए, ये भी बहुवचन था, और ये अब हमारा ये वाला भी एक वचन है, ये वाला भी एक वचन है। अब उस जो है वो हमारा जिसे हम बात कर रहे हैं उसकी, तो ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग तो नहीं हो सकता ना, अन्य पुरुष यानी हमारा हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य पुरुष इसमें लिखा है। एंड यहाँ पे आपको सेकेंड क्वेश्चन है मैं तुम्हारे लिए ज़रूर दुआ करूँगी। इसका मैं आपको बताना है पद परिचय। तो मैं व्यक्तिवाचक संख्या नहीं है, आपकी पुरुषवाचक संख्या है। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं क्या है, एक सर्वनाम, और ये पुरुषवाचक, यानी ये वाला क्या, ये वाला तो कट ही गया, बच्चा हमारा यानी ये कट गया, ये कट गया। पुरुषवाचक सर्वनाम है हमारा। अब आप देखिए मैं क्या होता है, मैं हमारा हमेशा हमारा उत्तम होता है, वह हमारा होता है प्रथम पुरुष, और तुम होता है हमारा मध्यम पुरुष, और मैं और तो मैं या हम सब होता है हमारा उत्तम पुरुष। तो इसमें उत्तम प्रथम पुरुष, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पे पुल्लिंग से भी कट गया ये, और एक वचन है, और ये करता है ऑफकोर्स, तो करता से। तो आप देखिए ज़्यादातर सारे ही ये गलत है, आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काला गुलाब भी कभी होता है, हमने ऐसे क्वेश्चन हो गया, इसका काला का आपको बताना है। तो काला क्या है, इसका गुण है, तो ऑफकोर्स गुणवाचक, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक और गुणवाचक। अब काला गुलाब भी कभी होता है, यानी काला गुलाब एक गुलाब है, बहुवचन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। स्त्रीलिंग में आप कह सकते हैं एक वचन, और स्त्रीलिंग में तो हम कहेंगे जो गुलाब है वो हमारा पुल्लिंग होता है, तो इसमें आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और गुलाब विशेष्य का विशेषण है, यानी गुलाब जो है वो इस विशेष्य का विशेषण है, गुलाब विशेष्य का विशेष्य है, तो ये गलत हो रहा है। विश्लेषण का विशेषण नहीं, वो विशेष्य का विश्लेषण है, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट है। यानी विशेष्य क्या होता है, जस्ट लाइक मैं
जैसे यहाँ पे लिखा है ना काला गुलाब, तो काला गुलाब लिखा है अभी। काला क्या है हमारा विशेषण है और गुलाब क्या है विशेष है, यानी गुलाब जो है वो विशेष्य का विशेषण है, यानी विशेष्य का विशेषण है हमारा, और ये हमारा उल्टा हो जाएगा तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है मैं जर्मन भाषा पढ़ सकता हूँ, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा, यानी जर्मन भाषा पढ़ सकता हूँ, यानी इसमें एक प्रभाव कर रहा है वो, जस्ट लाइक कुछ काम हो रहा है, वो पढ़ लेगा तो कुछ काम होगा, जर्मन भाषा उसे आ जाएगी तो उसे काम हो जाएगा ना, मतलब सकर्मक क्रिया जो होती है ना वो हमेशा प्रभाव देती है। अकर्मक क्रिया जब हमारा कर्ता के अकॉर्डिंग हो, पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो ये हमारा कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ये हमारा प्रभाव पड़ रहा है कि मुझे जर्मन भाषा आती है तो जर्मन भाषा आ जाएगी तो मैं कोई और भाषा सीखूंगा, यानी कम कर रहा हूँ मैं इसे, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक वाले ऑप्शन आप काट सकते हैं। और आप देखिए सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, 3 ऑप्शन में तो आप ज़्यादातर 3 में हो जाए तो वही तीनों में से कोई एक हो सकता है, जो अलग दे रखा है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया, यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया, यहाँ पे भी, जैसे मैंने गोला नहीं लगाया वो आपका कट गया। अब मैं भाषा पढ़ सकता हूँ क्या होता है, लड़का ही होता है, तो पुल्लिंग भी हो गया, पुल्लिंग भी हो गया, यानी हमारा जो ग ऑप्शन है वो भी कट गया। नेक्स्ट मैं भाषा पढ़ सकता हूँ, मैं क्या हूँ, बहुवचन हूँ या एक वचन हूँ, मैं ऑफकोर्स एक वचन ही होगा। और करता हूँ तो करता में कर्म तो नहीं हो रहा, मैं अगर कर्म होता तो भाषा आ जाता। और वर्तमान काल, तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है, बढ़ता क्या है, बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कुछ मतलब चांद अगर बढ़ रहा है तो रोशनी कम हो रही होगी ऑफकोर्स, तो बढ़ रहा है तो कुछ प्रभाव डाल रहा है ना, तो ये हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया वाला ऑप्शन कट गया, सकर्मक क्रिया, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर अब सकर्मक क्रिया है, शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता है, ये हमारा कैसा वाक्य है, कर्तावाच्य कृतवाच्य है, यानी शुक्ल पक्ष में क्या बढ़ रहा है, चांद बढ़ रहा है, तो ये हमारा कैसा वाक्य, कृतवाच्य हो जाएगा। वर्तमान काल है और कर्मवाच्य कट गया, कर्मवाच्य कट गया, और ये हमारा एक वचन में पुल्लिंग है, यानी एक ही वचन है, बहुवचन वाला ऑप्शन तो कट ही गया, और ये स्त्रीलिंग से भी कट जाता, तो ये हमारा आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पे निर्देशानुसार अलंकार पर आपको बताने हैं। अलंकार है मेघ आए बड़े बंठन के, इसमें अलंकार बताना है आपको, तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा, उपमा नहीं होगा, यमक नहीं होगा, अनुप्रास नहीं होगा। अनुप्रास में आपका वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में 2 शब्द होते हैं, और उपमा में आपका उपमा में स्लैश या कुछ आपकी अलग होता है। मानवीकरण जो अलंकार, तो जो मानवीकरण अलंकार होता है वो मान यानी मानव से तुलना करिए। क्या मेघ कभी बन ठन के आ सकते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के, ऐसा अलंकार दे रखा है, मेघ बन ठन के आ सकते हैं, यानी बादल बन ठन के आ सकते हैं, तो नहीं ना, तो मानव की मानव से बनठनता कौन है, मानव बनठनता, यानी सजता कौन है, मानव बनता है, तो मेघ तो बन ठन सकते नहीं, तो ऐसा जब अलंकार हो जिसमें मानव से तुलना हो वो मानवीकरण होता है। नेक्स्ट है संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, तो संदेशनी मधुवन कूप भरे, यानी संदेशनी मधुवन कूप भरे, यानी ये बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा, रूपक नहीं होगा, उपमा नहीं होगा, अनुप्रास में तो वर्ण की आवृत्ति होती है। तीसरा है मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होई। इसमें आप देखिए, इसमें आप देखिए वर्ण की आवृत्ति नहीं है, अनुप्रास तो नहीं होगा, उत्प्रेक्षा में मनु मानु जनु जानु लगता है, रूपक में स्लैश का साइन आता है, तो ये भी हमारा नहीं है, तो बचा क्या, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसमें एक शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, मतलब 3 शब्द होते हैं। चीर जीवो जोरी जूर क्यों ना सने गंभीर, को घटी एव ब्रिज भानुजा हे धलवर के बीर। उत्प्रेक्षा नहीं होगा क्योंकि हमारा ये मनु मानो जनु जानो नहीं है, रूपक नहीं होगा, 2 शब्द नहीं है, 3 शब्द है, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें दे रखा है मोर मुकुट की चंद्रकली त्यो रजत नंदा, मनु शशि शेखर को अगस किए शिखर सत चंदा। इसमें कौन सा रखा है, आपको सही विकल्प बताना है। तो आप देखिए इसमें आपका श्लेष अलंकार नहीं होगा, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति नहीं, उपमा अलंकार नहीं होगा, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कैसे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें त्यो लगा है, इसमें मनु लगा है,
इसमें आप देखिए त्यो, मनु, मानो, जनु, जानो ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो हमारा समझ लीजिए आप उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा ये। नेक्स्ट है वैसे मैंने आपको ज़्यादातर का नहीं बताया, तो आपका अलंकार अगर यमक लगा है तो यमक में 2 शब्द होंगे, और अगर आपका उत्प्रेक्षा है तो उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जनु, जानुस होगा। अनुप्रास अलंकार है तो इसमें वर्ण की आवृत्ति होगी, और अगर आपका मानवीकरण अलंकार है तो आपका मानव से तुलना, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, और इसमें और यही मेनली आपके आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पठित गद्यांश दे रखा है, आपको इसे पढ़ना, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो इसे पढ़ते हैं हम। पर ये गद्यांश आपको दे रखा है, इसे पढ़ना है, आपको आंसर करना है। पर ये सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब तो इन गुणों के भाग्य विशेषों के ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वह इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, उसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं यानी पैसे नहीं दिए। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण वह और विस्थापित उनका अहम उनके इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वह कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें और अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथे विश्वासघात की जाने से जैसी गहरी चोटें वह उनके आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता के बाद इन दिनों के बाद इतना शक्की बना दिया कि तब तक हम लोगों को उनकी चपेट में आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आगे हमें प्रश्न दे रखे हैं, लेखिका के पिता कौन से भाग्य विशेषों को ढो रहे थे? प्राचीन वैभव को, रूढ़िवादी विचारों को, महलों के खंडर को, या टूटे फूटे भवनों को? तो प्राचीन वैभव के विचारों को ढो रहे थे, यानी भाग्य विशेषों को। लेखिका के पिताजी इंदौर से अजमेर क्यों आ गए थे? सामाजिक परिस्थितियों के कारण, आर्थिक चोट के कारण, तबादला होने के कारण, राजनीतिक संकट के कारण। तो आर्थिक चोट यानी उनकी पैसों की कमी हो गई थी। लेखिका के पिता के क्रोध के क्या कारण थे? नवाबी आदतें, उपरित अधूरी महत्वाकांक्षाएं, शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर चले जाना। तो यस यानी शीर्ष पर रहने यानी बहुत ऊंचाई पर रहने के बाद एकदम सीधा गरीबी में आ जाना। तो ये उपयुक्त सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। विस्फारित का क्या अर्थ है? विस्फारित का मतलब होता है फैला हुआ। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता ने किस शब्दकोश की रचना की है? तो उन्होंने हिंदी अंग्रेजी नहीं है, ये हमारा अंग्रेजी हिंदी की उन्होंने शब्दकोश की रचना करी है। नेक्स्ट है, आपने गद्य पाठों पर आपको 2 विकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, वो आपको बताने हैं। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रसंगों का सही विकल्प बताइए। तो वह पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी चिता को पुत्र वधू द्वारा अग्नि दिलवाना। यस मतलब वो समाज के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उन्होंने चिता भी अपने पुत्र वधू उनकी पत्नी मतलब उनके बेटे की पत्नी से जलवाई थी। पुत्र वधू को पुनः विवाह यानी दोबारा शादी करने के लिए बोला था, और पुत्र को मृत्यु पर शोक न मनाकर उसे आत्मा परमात्मा का मिलन मानना, यानी उपयुक्त सभी प्रसंग सही है आपका, इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुरा रहे थे? अपने आत्मसम्मान की रक्षा के कारण लिए। तो यस वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आंखें चुरा रहे थे। अब आपको इस पद्यांश को पढ़ना, क्वेश्चंस के आंसर करने। हरी है राजनीति पढ़ियाए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बूढ़ी जाने चुस उनकी, जोग संदेश पठाए। उदय बोलो भले लोग आगे के, परित डोलत रहाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो चूते चुराए। त्यो अनीति कर आपुंजे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाति सताए, यानी राजधर्म यही होता है जो प्रजा को ना सताना होता है। गोपियों ने राजनीति का प्रकार पंडित किसे कहा है? उद्धव को, ब्रज के लोगों को, या श्री कृष्ण को? तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहा है। गोपियों ने पहले के लोगों को क्या भला बताया, क्योंकि वह परोपकारी होते थे, वह किसी को योग संतोष नहीं देते थे, ऐसा नहीं है। वह गोपियों के प्रति संवेदना रखते थे, नहीं। वह किसी को कास्ट नहीं देते थे, तो ऐसा भी नहीं है। वो परोपकारी होते थे।
गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? कि अपनी प्रजा का साथ अन्याय ना करना, उन्हें ना सताना। तो अन्याय के लिए बात नहीं हुई है। प्रजा का हित का ध्यान न रखना, ये भी सच्चा धर्म नहीं है। प्रजा को ना सताना, यही आपका सच्चा धर्म न है। प्रजा की रक्षा ना करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिया? उद्धव ने, गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, श्री कृष्ण ने। तो ऑफकोर्स श्री कृष्ण ने पढ़ लिया। पद में निहित अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अनुप्रास अलंकार इसमें समाचार सब पाए, ये भी सही है। बड़ी बुद्धि जानी जो, ये भी सही है। तो यानी उपयुक्त सही है आपका सारे अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है आपकी। नेक्स्ट है पद के पाठों पर आधार निम्नलिखित दो विकल्प है, बहुप्रश्न बताने हैं आपको। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर आपको दोनों के स्वभाव की विशेषता बतानी है। तो राम स्वभाव से नर्म थे और लक्ष्मण स्वभाव से उग्र थे, यानी बहुत चिल्लाने वाले, कुछ इस टाइप में। राम स्वभाव से उग्र नहीं थे, राम और लक्ष्मण दोनों उग्र नहीं थे और दोनों ही नर्म नहीं थे। तो इसमें आपका क ऑप्शन आ जाएगा। होली के आसपास प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? नैसर्गिक सौंदर्य मन को आकर्षित करता है, खेतों में गेहूं की बालें उठलाने लगती हैं, पेड़ पौधे पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं, ये सभी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ऑफकोर्स ये सभी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो खंड खा जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो जिससे आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो का भी डाउट ना रहे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं आपके, यहाँ पे इन्हें आपको पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।